अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। तिल एक मुखसर दुराने की फसल है जो 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पाकिस्तान भर का मौसम भी तिल की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद समझा जाता है। गंदम की कटाई के बाद हमारे पास 20 से 25 मिलियन एकड़ रकबा भी मौजूद होता है जिस पे हम तिल की काश्त कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती से अभी तक हम सिर्फ 4.5 लाख एकड़ पर ही तिल काश्त कर पाए हैं। गुज़श्ता साल हमने 1.5 लाख मिलियन टन तिल पैदा करके मुकामी जरूरत भी पूरी की और इसे एक्सपोर्ट करके 1 खरब रुपए का कीमती ज़र मुबादला भी कमाया। किसान बआसानी 1 एकड़ तिल की काश्त से लाख से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। यह हकीकत है कि हमारे इदारे तिल की काश्त के लिए किसानों को राग़िब ही नहीं कर पाए। हमारी फी एकड़ पैदावार भी सिर्फ 6 मन है जो इंतहाई मायूस कुन है। इसके अलावा किसानों को तिल का रेट भी अच्छा नहीं मिलता। किसान इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी से भी नावाकिफ हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। तिल के बीज से निकाला गया तेल अद्वियाती खूबियों का हामिल होता है। तेल में 22% जबकि तिल के केक में 42% प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन बी, डी, ई और हेल्दी फैट के बायस तिल के इस्तेमाल से बहुत सी जिल्दी बीमारियों का इलाज मुमकिन होता है, जबकि इसका मुसलसल इस्तेमाल जिल्द में शाइन पैदा करता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और दीगर बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बायस तिल का इस्तेमाल इंसान को तंदुरुस्त और तवन्ना रखता है। तंजानिया में फीकस 31 किलो सालाना तिल खाया जाता है और ये मिकदार दुनिया में सबसे ज्यादा है। सूडान में 18 किलो फीकस जबकि म्यांमार में 11 किलो फीकस तिल इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ फीकस तिल की खपत एक छोटे कैप्सूल के बराबर है, यानी ना होने के बराबर। दुनिया भर में तिल खुर्दनी तेल, अद्वियात साज इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स और बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है, मगर पाकिस्तान में तिल का ज्यादातर इस्तेमाल सिर्फ कुलचे पर किया जाता है। तिल को बतौर खुराक इस्तेमाल करें या इसके खुर्दनी तेल से खाने बनाएं, ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तिल खाने से बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलती है। इस वक्त हम साइंटिफिक ऑफिसर अहमद नवाज के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि तिल की ग़िज़ाई वैल्यू क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये जो तिल है इनके अंदर तकरीबन 50% तक तेल होता है और इसकी जो मील होती है या केक होता है उसके अंदर 40 से 45% तक प्रोटीन होती है। इसका जो तेल होता है इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी गैर सैर शुदा जो फैट होती है वो 80% तक होती है, जो आपके दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसके अंदर विटामिन ई काफ़ी मकदार में होता है। विटामिन ई जो होता है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, स्किन कैंसर है इसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स है। ये बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर उसको एज आप ऑयल निकालने के बाद इसकी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, कुकीज़ बना लेते हैं। हम तो इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना भी रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास लोग आए उनको बताएं भी कि इसकी ये प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। क्या वजह है कि आज तक लोग इसको अपनी खुराक में शामिल नहीं कर पाए? उसकी 2 वजूहात हैं। पहली जो वजह है वो ये है कि फार्मर्स ये लगाते हैं तो इसको वो जब मंडी में सेल करते हैं तो मंडी से एक्सपोर्टर्स इसको उठाते हैं और जाके एक्सपोर्ट कर देते हैं। फार्मर अपने लिए भी ये खुद नहीं रखता क्योंकि इसकी उसको अच्छी खासी प्राइस मिल रही होती है, 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ इसको मिल रहा होता है। तो ना तो वो खुद यूज़ करता है इसको, वो इससे पैसे अर्न करता है, और ना ही हमारे जैसे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इसकी मेन रीज़न ये है कि जिन लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स का पता है और वो अफोर्ड करते हैं, वो बाहर से जो इम्पोर्टेड इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे सीसम ऑयल है या इसकी मील से बनी हुई चीज़ें हैं वो किसी अच्छे सुपर मार्केट से ख़रीदता है और उसको खा लेता है। जी अहमद नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तिल बुनियादी तौर पर सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। अगर आप भी रेगुलर अपनी खुराक में इसे शामिल करें तो आपको भी हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तिल की काश्त के हवाले से पाकिस्तान का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 1.5 लाख टन है। यह हकीकत है कि हम तिल की काश्त में दुनिया से बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि हम इसमें अभी तक इतना कामयाब नहीं हो सके जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं? ये जानने के लिए आपको सीड ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद लिए चलते हैं।
इस वक्त हमारे साथ ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के डायरेक्टर मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है तिल आज तक किसानों की फेवरेट क्रॉप क्यों नहीं बन सका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा क्या वजह है? इसकी मेन वजह जो है वो एक तो है किसान को इसकी पैदावारी जो है टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म नहीं है। दूसरा ये है कि इसका मुकाबला है कपास, राइस और मकई के इलाकों के साथ। ये जो मेजर क्रॉप्स हैं तो इसको रिप्लेस करता है ये तिल जो है। तो इस वजह से जो ज़मींदारों में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन अब जो इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है। तो पिछले साल का अगर हम कहें तो 100 अरब रुपए का जो हमें ज़र मुबादला मिला है वो सिर्फ तिल की वजह से मिला है। ये तिल का सीड एक्सपोर्ट हुआ है चाइना को। तो ज़मींदार भाई अब इसको बहुत दिलचस्पी से उगा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो है तो बीज की जो है डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो उसके लिए हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट हमें दिया है जिसमें हम जो इसका प्री बेसिक सीड है, बुनियादी सीड, वो हम बनाएंगे। सर ये फरमाया बीज की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अभी तक इसका हाइब्रिड बीज नहीं बन सका। हमारी जो पैदावार है वो तकरीबन 6 मन फी एकड़ है, जबकि इंटरनेशनली 20 मन से ज़ायद ली जा रही है। तो क्या वजह आज तक हम हाइब्रिड सीड तिल का नहीं बना सके? इसकी वजह ये है कि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। हमारी गंदम जो है सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो इसलिए इस क्रॉप में जो हाइब्रिड का जो ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है वो इसमें नहीं आता। लेकिन सर दुनिया में जो इस वक्त तिल काश्त किया जा रहा है वो हाइब्रिड सीड से किया जा रहा है। बहुत कम है, बहुत कम है। हमारे पास तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड है यही अभी नहीं पूरा हो रहा। हमने हाइब्रिड तो बाद की बात है ना। सर इस साल किसान तिल ज़्यादा लगाने का वो प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई मार्केटिंग का मैकेनिज़्म है कि किसानों से जो सपोर्ट प्राइस कोई दे गवर्नमेंट, ताकि किसान जो मिडल मैन है उसके हाथों ना रुलें जिस तरह दूसरी क्रॉप्स में होता है? मार्केटिंग का मसला तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जो इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, पैदावार ज़्यादा हो रही है और इसका रेट अच्छा मिल रहा है, इसलिए किसान जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। इवन के कपास के इलाकों के किसान, मकई के इलाकों के किसान इधर आ रहे हैं। नहीं तो हमारा 5 साल का क्या प्लान है? कितने एकड़ पे? 5 साल में ये 3 साल का हमारा जो अब मेन प्लान है वो उसमें हमने 5 गुना इसको करना है। एरिए को और इसकी पैदावार तो बढ़ेगी ही, एरिए को हमने 5 गुना पे लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बुनियादी सीड की ज़रूरत है और तस्दीक शुदा बीज की ज़रूरत है। तो हम प्राइवेट कंपनी को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। सर बीज के अलावा क्या सर्विसेज हैं जो हुकूमत या आपका इदारा तिल काश्त करने वाले किसानों को दे रहा है? तिलों के बीज के ऊपर 2000 रुपया सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी गई है। इसके अलावा हमारा जो अदारा है ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है तिल की, वो मुख्तलिफ़ ज़रिए से किसान तक पहुँचाता है। उसमें जो है एक्सटेंशन वर्कर की जो है मास्टर ट्रेनर, उनकी ट्रेनिंग शामिल है। जो ज़िम्मेदार ब्रोशर वगैरह हम पम्फलेट बनाते हैं वो भी हम डिलीवर करते हैं। इसी तरह मीडिया के ज़रिए भी हम कैंपेन चलाते हैं। तो इस तरह हम जो मुख्तलिफ़ तरीके से ज़िम्मेदारों तक पहुँचते हैं। जी डायरेक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तिल की फी एकड़ पैदावार सिर्फ 6 मन है, जो इंतहाई मायूस कुन है। इंटरनेशनल दुनिया में यही पैदावार किसान 15 से 20 मन लेता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा किसान कम पैदावार क्यों ले रहा है और तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है। तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी जानने के लिए हम इस वक्त मिस मारिया के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि तिल की अच्छी पैदावार ली जा सके। सबसे पहले तो ये है कि ज़मीन जो मौजू है वो मतलब तिल के लिए की जाए ना। तिल के लिए मतलब भारी मेरा और दरमियानी मेरा जो ज़मीन है, जो रेतली होती है जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो,
वो वाली ज़मीन तिल की काश्त के लिए बेहतर है। उसके बाद ज़मीन की तैयारी आ जाती है। ज़मीन की तैयारी में ये है कि जो ज़मीनें ऑलरेडी खाली पड़ी हैं, वरियाल ज़मीनें, उसमें 2 से 3 मरतबा हल चला के सुहागा मारा जाए। और जब पहले से कोई फसल काश्त की हुई है आपने और उसके बाद आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो उसमें 3 से 4 दफ़ा हल चला के सुहागा मारा जाए। और जो बारानी इलाके हैं उसमें 2 से 3 दफ़ा बारिशों के बाद वतर आने पर 2 से 3 दफ़ा हल चला के सुहागा मारा जाए। उसके बाद ये है कि हमारी जो प्रॉपर वैरायटीज़ हैं जो अप्रूव हुई हैं वो यूज़ करें। सोइंग के लिए जो ज़मीन रिकमेंड की जाती है वो खुश्क वतर होता है, तर वतर होता है? तार वतर। और ये है कि सुबह या शाम, मतलब दोपहर जब प्रॉपर हीट होती है ना, तो तब ये काश्त नहीं करनी चाहिए। जब सुबह ठंडे मतलब मौसम में तार वतर में काश्त करें। ठीक है। और किस वक्त बेहतरीन वक्त काश्त कौन सा है? बेहतरीन वक्त काश्त जो है इसका डिफरेंट वैराइटीज़ के लिए हम डिफरेंट मतलब करते हैं रिकमेंड। ये है कि जो हमारी सिंगल स्टेम वैराइटीज़ हैं और एक आजकल अर्ली आती है TS3, इसको हम कहते हैं कि अप्रैल से मई में 15 अप्रैल से 15 मई तक आप लगा सकते हैं। तो कुछ TS5 तिल 18 ब्लैक किंग है, इनको हम ये कहते हैं कि आप मई और जून में भी जा सकते हैं। में जो खादों का इस्तेमाल है वो कौन कौन सा? क्योंकि ये तेलदार इजनास है और तेलदार इजनास का जो फर्टिलाइजर प्लान होता है वो रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी SOP। लेकिन ये है कि जो यूरिया है वो आधी आप जब ज़मीन तैयार कर रहे हो तब डालें, और आधी SOP और 1 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया जो है वो पाली पानी के साथ डाल दें। मई जून में इसको लगाएंगे तो बहुत हीट होती है, तो वो वत्तर तो 3 से 4 दिन में खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसका गर्मी से वो सड़ नहीं जाएगा स्टेम? इसका ये होता है कि बहुत अगर आपको अंदर लगे तो हल्का पानी, इसको बोलते हैं कि हल्का पानी आप लगा, यानी पत्ते जब मुरझाना शुरू हो हाँ, जाएं, आपको लगे कि फसल मतलब ये है कि हो रही है ज़्यादा हीट है, वरना तो ये हीट बर्दाश्त करती है, मतलब ये गर्मी में ही लगती है, गर्मी में ही हार्वेस्ट हो जाती है। बीज लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? बीज लगाने का बेहतरीन तरीका तो ये, अगर आपके पास स्मॉल सीडेड ड्रिल है या ट्रैक्टर ड्रिवन ड्रिल है तो आप उससे काश्त करें। अगर नहीं है उससे काश्त करना है तो बीज कैसे करें? वो बीज हल्का होता है, वो तो बीज हल्का होता है तो उसके लिए आप उसे 3 से 4 kg रेत में मिक्स करके उसका जो कैबन बीज का है उसमें डालें, ठीक है, तो उससे वो 1 एकड़ के लिए कितना रिकमेंडेड बीज होता है? 1 एकड़ के लिए 1.5 से लेकर 2 kg। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये थी तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी। और हमारी फी एकड़ पैदावार कम है, उसकी वजह भी ये है कि तिल की फसल दूसरी फसलों की तरह नहीं है। ये बिल्कुल एक क्रिटिकल और टेक्निकल क्रॉप है। अगर किसान बताए हुए तरीके पर अमल करके ये फसल काश्त करेंगे तो यकीनन हम भी 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। तिल एक हसास फसल है जिसे मुख्तलिफ बीमारियां भी अटैक करती हैं और हशरात भी इसको अपनी फेवरेट खुराक समझते हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको माहिरीन के पास लिए जाएंगे जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हशरात को कैसे कंट्रोल करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तिल पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक का जायजा लिया जाए तो सूडान 15 लाख टन पैदावार के साथ तिल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बाद 8 लाख टन पैदावार के साथ म्यांमार दूसरे नंबर पर आता है। तंजानिया तिल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है जिसकी कुल पैदावार 7 लाख टन है। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है जो 6.5 लाख टन तिल पैदा कर रहा है और नाइजीरिया 5 लाख टन पैदावार के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की कुल पैदावार सिर्फ 1.5 लाख टन है। किसानों को तिल लगाते वक्त पता होना चाहिए कि कौन सा हशरात किस वक्त अटैक करेगा और उसका इलाज क्या है। यही जानने के लिए आज हम मोहम्मद जुबैर साहब के साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं कि तिल में पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तिल में सबसे पहले अगर हम इब्तदाई स्टेज से शुरू करें तो सबसे पहले इसके ऊपर हमला होता है लीफ वेबर का, जो उसकी वेबिंग कर देता है। ये करता ऐसे है कि छोटा सा वाइट कलर का एक इंसेक्ट है, सुंडी की तरह का, छोटी सी ये सुंडी होती है, बाद में ये सब्ज़ रंग की हो जाती है और ये पत्तों को आपस में जोड़ देता है जिससे फोटोसेंसिस का अमल मुतासिर होता है और ये सबसे पहले इंसेक्ट आता है जो हमें कंट्रोल करना चाहिए। कितनी एज पे आता है ये तकरीबन जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है उस वक्त इसका हमला देखने में आता है और इसके कंट्रोल के लिए लैम्डासाइहेलोथ्रिन 330 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से रिकमेंड की जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। 120 लीटर पानी में? जी बिल्कुल, 120 लीटर पानी में। उसके बाद जब फसल फ्लावरिंग पे पहुंचती है
जब फूल निकलना शुरू होते हैं तो उस वक्त एक इंतहाई अहम कीड़ा है मिरड़ बग। तो उसके लिए जो स्प्रे रिकमेंड की जाती है वो है नाइटन पायरम, 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे की जाए। इसके बाद एक इंतहाई अहमियत का हामिल है पॉड बोरर। वो जब फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग के बाद जब उसका कैप्सूल बन गया, पॉड बन गया, उसके अंदर आके वो कीड़ा सुराख करता है। उसके लिए भी एमामेक्टिन बेंजोएट 200 मिलीलीटर फी एकड़ या लैम्डासाइहेलोथ्रीन 330 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने की जरूरत है। यूसुफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को पेस्ट कोटिंग करके बर वक्त तिल में पैदा होने वाले हशरात को ख़त्म करना चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक लॉस ना कर सके। शिमाली इलाका जात के अलावा तिल की काश्त पाकिस्तान भर में की जा सकती है। तिल गर्म इलाके की फसल है और गर्मी को पसंद करता है। आइए आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके बताते हैं जहां कामयाबी से तिल काश्त किया जा सकता है। तिल की फसल ज्यादा पानी पसंद नहीं करती, इसलिए ऐसे इलाके जहां बारिशें ज्यादा हों तिल की काश्त करना मुनासिब नहीं। हवा में नमी की मिकदार ज्यादा होने की सूरत में भी तिल की पैदावार मुतासर होती है। इसलिए बलोचिस्तान और सिंध के समंदरी इलाके तिल की पैदावार के लिए मुनासिब नहीं समझे जाते और ऐसे इलाके जहां बारिश का पानी खड़ा होता हो वहां भी तिल काश्त नहीं करना चाहिए। तिल के बीज को जर्मिनेशन के लिए औसत 27 से 35 डिग्री तक दर्जा हरारत दरकार होता है, जबकि पॉलिनेशन के दौरान 40 डिग्री तक औसत दर्जा हरारत बेहतरीन समझा जाता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल सिर्फ 4.5 लाख एकड़ पर तिल काश्त किया गया, जो हमारा ज़री रकबे का 1% से भी कम बनता है और हमने चाइना को 1 खरब पाकिस्तानी रुपीस का तिल एक्सपोर्ट किया। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इजाजुल हसन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान ये रकबा बढ़ा लेता है तो कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, किस कदर हम इससे रेवेन्यू कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाकई एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो पहली दफ़ा इतना हाईएस्ट अमाउंट में 1 खरब के हमने जो तिल एक्सपोर्ट किए हैं चाइना को। और इसमें भी आप देखें कि ऑयल सीड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, इसका बहुत अच्छा रोल रहा है। पहले सिर्फ हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे, जब वो अपनी मोनोपोली करता था फील्ड के अंदर, जब उसको चाहिए होता था रेट बढ़ जाते थे, कभी कम हो जाते थे, जब चाहिए होता था रेट रोक देता था। जो चाइना में पाकिस्तानी एम्बेसी है उनके साथ रब्ता किया और इस तरह हमने वो चाइना के जो ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के साथ मिलके एक अच्छा हमारा उनके साथ लाइजान बन गया और वो हमसे डायरेक्ट पाकिस्तान से उन्होंने हमसे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार हमने ये अलायंस बना लिया चाइना के साथ ट्रेड का, लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत देर कर दी? ये देर आमद दुरुस्त आमद। अब ये है कि वो हमारे पास एक लाइजान डेवलप हो चुका है, ज़िम्मेदार को अच्छा रेट मिलना शुरू हो गया। आप देखें कि इसी सीज़न में अभी तिल लगने नहीं शुरू हुए और मार्केट 26,000 रुपया तक भी मन का सीड रेट पहुंच चुका है। सर, हमारे पास कुछ 60 मिलियन एकड़ के करीब रकबा है और सिर्फ 4.5 लाख पे इस वक्त तिल काश्त किया जा रहा है, जबकि गंदम के बाद हमारे पास 21 से 25 मिलियन एकड़ फारिग होता है रकबा, हम वहाँ लगा सकते हैं चावल की काश्त से पहले। तो आप क्या समझते हैं कब तक हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे? सर, इस साल जो इनिशियल तखमीना लगाया गया है ना, वो ये है कि इसने 7 लाख एकड़ तक पंजाब में इसका एरिया कल्टीवेट हो गया और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7 लाख पे नहीं रहेगा अभी, क्योंकि मई और जून का पूरा महीना अभी पड़ा है, जून का भी, तो ये 10 लाख एकड़ 1 मिलियन हम एकड़्स पे है ना इसको ले जाएंगे। और इससे ज़्यादा फिर अगर करेंगे ना, फिर हमारी मेजर क्रॉप सफ़र होंगी। जिस तरह काटन है मेजर, तो क्योंकि इस वक्त फील्ड में काटन है, फिर वो हमारे लिए रिप्लेस करना, क्योंकि वो भी एक मुश्किल काम है, उसकी भी हमें काटन की ज़रूरत है। तो अगर हम 1 मिलियन एकड़्स पे भी हम इसको ले जाते हैं तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। हमारी जो प्रोडक्शन है वो पहले से ऑलरेडी वो हम उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देकर, तो इस साल प्रोडक्शन भी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि डबल हो जाएगी। और ये जो हम 1 खरब से हम इसको अब 2 खरब पे हम इस साल टारगेट कर रहे हैं कि ये मिनिमम हम 2 खरब पे इसको लेके जाएंगे, जो हमारा रेवेन्यू है जो हम इंडिया से चाइना से इम्पोर्ट करें। जी डॉक्टर इजाजुल हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हमारे पास ज़मीन है, मेहनती किसान हैं और तहकीकी इदारे हैं। अगर ये सब मिल के तिल की काश्त को बढ़ा लें तो इससे हम बड़ी आसानी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेहतमंद फसल अच्छी पैदावार की ज़ामन है। फसल सेहतमंद होगी तो किसान को मुनाफा ज़्यादा आएगा।
तिल की फसल पर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 4.5 लाख एकड़ पर तिल काश्त किया जा रहा है, जो इंतहाई कम है। पाकिस्तानी किसान अभी तक तिल की काश्त के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार हैं। तिल की काश्त पर फी एकड़ कितने अखराजात आते हैं, कितनी आमदनी है और किसान को मुनाफा कितना मिलता है। इसके अलावा किसान ये भी सोचता है कि तिल काश्त करके फरोख्त कहाँ किए जाएंगे और मिडल मैन बीच में कैसे माइनस किया जाए। आइए आपको तफसील बताते हैं। दुनिया भर में तिल की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से इसकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। फी एकड़ काश्त पर अखराजात की बात करें तो जमीन की तैयारी, बीज, खादें, पानी और जरी अद्वियात सब मिलाकर तकरीबन 30,000 रुपए बनते हैं। फी एकड़ कम से कम 10 मन पैदावार भी ले ली जाए तो 15,000 फी मन के हिसाब से 1.5 लाख रुपए फी एकड़ आमदन बनती है। अखराजात निकालने के बाद किसान सिर्फ 100 दिन में 1.25 लाख रुपए तक फी एकड़ कमा सकते हैं। किसानों के लिए खुशी की बात यह है कि गुज़श्ता साल से चाइना में पाकिस्तानी तिलों की एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है और किसान बराह रास्त चीनी कंपनी को तिल फरोख्त कर सकते हैं, यानी तिल की सेल से मिडलमैन भी फारिग। फसल सेहतमंद होगी तो अच्छी पैदावार आएगी। तिल एक हसास फसल है जिसको बीमारियों से कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रिजवान सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि तिल की फसल को कौन सी बीमारी किस वक्त आती है और उसका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इस तरह है कि तिल की मेन 3 बीमारियां हैं जो तिल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। एक जो अभी तिल की जर्मिनेशन हो रही होती है और तकरीबन 10-15 दिन का पौधा होता है, उस वक्त बीमारी आती है जिसे हम सीडलिंग ब्लाइट या डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। इसका कंट्रोल जो है वो ये है कि जब हमने सोइंग करनी है, जब हमने सीड लगाना है फील्ड में, तो उस वक्त उसकी सीड ट्रीटमेंट की जाए। और सीड ट्रीटमेंट के लिए थायोफिनेट मिथाइल एक बड़ा जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए एक फंजीसाइड है, वो अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ किया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज ये है कि इसमें स्कोर के नाम से एक फंजीसाइड आ रही है। स्कोर है, टॉप्सन एम है, नेटिवो है, ये उसके बाद कार्बेंडाजीम है, ये भी जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। और जो तीसरी बीमारी है वो है फाइलोडी की। ये जो बीमारी है वो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज को टोटली रोक देती है। जब रिप्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाती है तो ओवरऑल प्लांट की जो सीड रेट है वो थोड़ा होता है, उसमें सीड की जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है वो थोड़ी होती है। यानी जब ये बीमारी आ जाए तब इसका कंट्रोल मुमकिन नहीं है, इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही है। यानी किसी भी स्टेज के ऊपर आपने जो आपकी मुख्तलिफ इक़साम की हशरात हैं उनको उनकी तादाद नहीं बढ़ने देनी ताकि आपका पौधा सेहतमंद रहे। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब ये स्टेज आ गई तो फिर उस वक्त कंट्रोल नामुमकिन है, किसान के हाथ में कुछ नहीं आएगा। जी किसान भाइयों, आपने देखा कि मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है, और अगर आप इन बीमारियों को कंट्रोल करेंगे तब ही आप तिल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वरना गुज़श्ता सालों की तरह 5-6 मन फी एकड़ पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तिल की काश्त रवायती फसलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसीलिए पाकिस्तान में किसान इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ हैं और आज तक तिल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकी। ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में इसके ऊपर तहकीकी काम हो रहा है और किसानों की सहूलत के लिए यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के ट्रायल्स भी किए जाते हैं, बीज तैयार किए जाते हैं और किसानों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर मैम सलसबील मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये इदारा किसानों की किस तरह रहनुमाई कर रहा है। क्योंकि ये अदारा जो है ये रिसर्च बेस्ड है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो है प्लांट ब्रीडिंग के हम लोग हैं, तो इस पे जो हम काम करते हैं वो वैरायटी डेवलपमेंट का काम होता है। इसमें सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो जीन पूल होता है। जो जीन पूल है वो हम मुख्तलिफ ज़राए से उसको कलेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी मुख्तलिफ एंट्रीज़ होती हैं। वो हमारी लोकल भी होता है और हम उसको बाहर से भी
मंगवाते हैं, जिससे जो अच्छी अच्छी वैरायटी होती हैं, जो इनके अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम आपस में क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करने के बाद जो अच्छे कैरेक्टर्स वाले हमारे पास प्लांट्स आते हैं, उनको हम मुख्तलिफ ट्रायल्स में लेके जाते हैं। हमने कौन कौन सी वैरायटीज़ तैयार की हैं और किसान इस वक्त कौन सी वैरायटी लगाए तो उसको फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले मैं TH6 की बात करती हूँ। ये सिंगल स्टेम होती है वैरायटी, और इसके जो है कम से कम दिनों में ये पक के तैयार हो जाती है, और इसका यील्ड पोटेंशियल भी बहुत अच्छा होता है। ये 8 से 10 मन जो है ये फी एकड़ इसकी पैदावार आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो तिल 18 है, जो कि ब्रांच वाली है। ये ऊपर जाके इसकी ब्रांचेस लगती हैं। इसकी पैदावारी इसकी भी तकरीबन पैदावार इतनी ही है। इसके अलावा हमारे पास जो इस दफ़ा आई है वो ब्लैक तिल है। जो हमारी ब्लैक किंग है वो ब्लैक सीडेड वैरायटी है, और इसमें चूँकि ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हैं इसमें कि वो उनको दिया जाए, ताकि इसका पहले वो उनको बाहर से मंगवानी पड़ती थी, अब उनको वो ब्लैक सीडेड वैरायटी यहीं से मतलब हासिल है, वो हमसे सीड लेते हैं, और वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनको पाकिस्तान के अंदर से ही सीड ये दस्तयाब है। मैम, इस वक्त हमारा आम किसान कौन सी वैरायटी लगाए तो वो अच्छी पैदावार ले सकता है? इस साल TH3 का सीड भी अवेलेबल है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, और जो है ये अर्ली मैच्योरिंग है, और इसको जो है ना डिजीज़ का भी इसके ऊपर कम असर होता है, और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग इसको लगा सकते हैं। इसकी पैदावार भी जी ठीक। ये फरमाएं कि किसान जो है वो लिटरेचर उनको चाहिए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हेल्प चाहिए, तो क्या आपकी वेबसाइट या कोई टोल फ्री नंबर किस तरह लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं? हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे अपने रेडियो टॉक्स भी मतलब करते रहते हैं, जो कि तिल के पैदावार के हिसाब से जब भी काश्त का आता है सीज़न, तो हम उस पर देते हैं, और इसके अलावा वो यहाँ से आके भी हमसे मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूब रिसर्च की जो वेबसाइट है, वहाँ से भी वो यहाँ तक ऑयल शीट की वेबसाइट तक जाके उसको चेक कर सकते हैं। जी मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर किसान तिल की काश्त करना चाह रहे हैं तो ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और कौन सी वैरायटी लगानी है, कब लगानी है, ये सारी मालूमात इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक तिल की काश्त एक मुनाफा बख्श फसल है, और किसान 1.5 से 2 लाख सिर्फ 100 दिन में इस फसल से कमा सकता है। फिर क्या वजह है कि ये कमर्शियल क्रॉप क्यों नहीं बन सकी? किसान आज तक इसको लगाने में आमादगी क्यों नहीं जाहिर कर रहा? आइए चंद किसानों से ही ये सवाल पूछते हैं। ये जिहड़ी फसल हैगी तिल दी, ये तिल दी बहुत अच्छी फसल है, और ये साडे मुल्क वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने किसानों को भी रिक्वेस्ट करांगा कि ये तिल दी फसल ज़्यादा तो ज़्यादा बीजी जाए। इसमें खाद और बीज और दवाई के रेट बढ़ गए हैं। आम काश्तकार जो है खाद नहीं खरीद सकता, जो कि फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है। स्मॉल सीडर ड्रिल है, ये और काश्तकारों को देनी चाहिए, ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको काश्त करें और इसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है बढ़े। इसी तरह क्योंकि थ्रेशिंग पे भी मसाइल बनते हैं, और अब टेक्नोलॉजी का दौर है, स्मॉल सीडर थ्रेशर्स जो है वो काश्तकारों को 50% सब्सिडी पे दी जाए, और इसके अलावा जो है बीज पे सब्सिडी बढ़ाई जाए। ये था किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा किसान कौन सी मुश्किलात फेस कर रहे हैं तिल की फसल काश्त करने के लिए। आइए आपको किसानों की नुमाइंदा तंजीम किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर शौकत अली चद्दर के पास लिए चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इन मुश्किलात को हल करने के लिए हुकूमती इक़दामात से किस कदर मुतमईन हैं। तिल के काश्तकार को जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है वो क्वालिटी ऑफ सीड की नॉन अवेलेबिलिटी है। अगर क्वालिटी ऑफ सीड जो है वो ही बेहतर नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी जो काश्तकारी निज़ाम है या काश्तकार का जो माली मुफाद है वो फिर उसको हासिल नहीं हो सकेगा। दूसरी बड़ी वजह है कि पिछले 3-4 साल से तिल की काश्त के हवाले से एक बीमारी जो है वो ऐन उस वक्त बीमारी हमलावर होती है जिसकी वजह से तिल के पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, और अभी तक हुकूमत के पास या कोई ऐसा बीज भी हमारे इदारे नहीं डेवलप कर सके जो इस हवाले से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो। और ये मैं तो समझ कि ये एक नाजुक क्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा जो मौसम के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं या बारिशों की वजह से भी तिल की काश्त बुरी तरह मुतासर होती है। और तो ये सारे अवामल जो हैं ये मिलकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, जिसकी वजह से किसान इन तमाम मुश्किलात
के होते हुए तिल की काश्त की तरफ राग़ब नहीं हो पाता। हुकूमत और हुकूमत के जो ज़रूरी इदारे हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल बनता है कि वो काश्तकार को अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि आपने ज़मीन किस तरह से तैयार करनी है, आपने उस ज़मीन के अंदर जो बिजाई है तिल की वो कैसे करनी है और कौन कौन सी जहरें हैं और खादों का कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी की सारी अवेयरनेस हुकूमती लेवल पे तो बहुत ज़्यादा किसान तक नहीं पहुँच पाती। इस वक्त वो कि ये सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा सहूलतें आ चुकी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे जो इदारे हैं वो मौसर कैंपेन नहीं चला पा रहे कि ताकि काश्तकार को इस हवाले से बड़ी अवेयरनेस मिल सके। तिल के बीज से हासिल किया गया तेल दुनिया का बेहतरीन एडिबल ऑयल समझा जाता है। तिल की काश्त बढ़ाकर किसान न सिर्फ मकामी तौर पर खुशहाल हो सकते हैं बल्कि इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाकर मुल्क की मुआशत को भी मजबूत किया जा सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रूरी हालात हाज़िरा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरों पर तबसे के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा कि कपास की अच्छी पैदावार के लिए इस साल हुकूमत लार्ज स्केल पे किसानों की अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, आप समझते हैं इससे कोई मुस्बत असरात मुरतब होंगे? बिन्यामिन साहब, ऐसे है कि ये कैंपेन गुज़िश्ता 2 सालों से जारी है। वैसे तो हर साल ही चलाई जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में इस पर काफ़ी तवज्जो दी गई। पिछले साल तो सैलाब ने हमारी पैदावार को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन इस साल जिस तरह कॉटन की जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है और जिस तरह गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है। देखिए, कैंपेन का मतलब इस वक्त जो सा है ये कि ये कैंपेन पे फोकस किए हुए हैं कि किस तरीके से पैदावार बढ़ाई जा सकती है, सफ़ेद मक्खी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और जो आपकी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस हैं, पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं, उनके अलावा जो दीगर वैराइटीज़ हैं जो कि आपकी ट्रिपल जीन्स नहीं हैं, उनके ऊपर आपने पिंक का और बाकी जो जड़ी बूटियाँ उनका तदारुक कैसे करना है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे करना है। इसका सबका मकसद ये है कि पैदावार ज़्यादा बढ़े और इसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस का भी अनाउंसमेंट कर दी है, तो ये एक खुशाइंद इक़दाम है। साइम साहब, 1983 में हमने 4 मिलियन गांठ पैदा की थी और लास्ट ईयर भी हमारे पास 4 मिलियन गांठ थी, जबकि 2011 की बात करें तो 2011 में हमारे पास तकरीबन 15 मिलियन गांठ थी। तो इतना गैप, यानी हम 40 साल पीछे चले गए हैं गुज़श्ता साल की प्रोडक्शन में। तो आप क्या समझते हैं हम कितना रिकवर पाएंगे? देखें, आपका ये बिल्कुल सही एनालिसिस है कि हम अपनी पैदावार में तकरीबन 4 गुना पैदावार कम कर चुके हैं पिछले 10 सालों में, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें मेन फैक्टर आपका पुअर क्वालिटी सीड था, वैराइटीज़ थी, कच्ची वैराइटीज़ को इन्होंने लॉन्च कर दिया। एक माफिया पूरा जो कि सरकारी इदारों में काम कर रहा है, रिसर्च इदारों में, जो वैराइटीज़ को बेच देता है सीड कंपनीज़ को, उन वैराइटीज़ को जो कि अभी अप्रूव भी नहीं हुई होती, मैच्योर नहीं होती, और वो उनके अंदर कमाई करते हैं। लाख रुपए किलो सीड इस साल भी बिका है। ये साहब इस साल भी जर्मिनेशन रेट जो है वो पूरा नहीं है कपास का, जो फील्ड से रिपोर्ट्स आ रही है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि जर्मिनेशन रेट 90% से कम और आप सीड को अप्रूव कर दें। पाकिस्तान में सीड की नाकस क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ने कपास के लिए जर्मिनेशन की जो रेशो है उसको 60% कर दिया है। इसके बावजूद वो 60% की शरह भी हासिल नहीं हो रही। तो आपको नहीं लगता कि ये स्टेप्स थे गवर्नमेंट के करने वाले, ना कि जब बीज लग चुका है अब किसानों को बताया जा रहा है सीड से शुरू करना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब यहाँ पे वही आ जाता है कि पूरे का पूरा सिस्टम चौक हुआ हुआ है। रिसर्च इदारे जो से हैं, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उनके मुलाजमिन कहते हैं हमें 1 साल से तनख्वाही नहीं मिली। 3 साल से तनख्वाही नहीं मिली? 3 साल की बात नहीं, 1 साल की तनख्वाही कहती है। 3 साल क्योंकि वाजपात थे, मिल गए हैं, वाजपात है, लेकिन 1 साल की तनख्वाही उनको नहीं मिली। मुमकिन है 3 साल हो, लेकिन इसका मतलब ये हो गया जब आप लोगों को तनख्वाह नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे? साहब गुज़श्ता 9 माह में हमने 47% दालें पिछले साल की निस्बत ज़्यादा इंपोर्ट की हैं, जिसके ऊपर तकरीबन $600 मिलियन खर्च किया गया। आपको नहीं लगता कि ये सारी दालें हम मकामी तौर पे भी उगा सकते हैं अगर किसानों को फैसिलिटेट करे हुकूमत? देखिए, इसमें एक तो पहला आपका सवाल है कि इसमें $600 मिलियन इजाफी की दालें इंपोर्ट की, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपका चिकन, मटन, बीफ और इवन सब्जियां भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। दाल वो वाहिद हल बचता है कि आप 1 पाव दाल भी पका लें तो आपके घर का आपके बच्चे खाना खा लेते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल बढ़ गया, इसकी इंपोर्ट बढ़ गई। दूसरी बात जनाब ये है कि पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, लेकिन दालों की अच्छी वैराइटीज़ को हम पैदा को निकालें, ईजाद करें,
इनके ऊपर रिसर्च हो और अच्छी वैराइटीज़ को सामने लाया जाए, साइंटिस्ट काम करें, उनको रिवार्ड दिया जाए। हमारी जो पैदावार दालों की 6 से 10 मन तक होती है, जबकि इंटरनेशनल पैदावार 25 से 30 मन आती है। अगर हम अपनी मौजूदा रकबे में ही इस पैदावार को एटलीस्ट डबल कर लें तो हमारी दालों की इंपोर्ट खत्म हो जाएगी। साहब साहब कौन जिम्मेदार है ये? हमारी जो मसूर की मिसाल ले लें, 6 मन पैदावार है सिर्फ, जबकि 20 मन तक आ सकती है। तो कौन जिम्मेदार है, कौन इदारे हैं, कौन देख रहा है इसकी प्रोडक्शन को, और पूछते क्यों नहीं है ये साइंसदानों को? इसमें सबसे पहले तो रिसर्च इदारे जिम्मेदार हैं कि वो अच्छी वैराइटीज़ नहीं ला रहे सामने। दूसरी बात पे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, जो कि उनको अच्छी तरह उन वैराइटीज़ को आ भी जाती हैं तो वो किसानों को सही तरह तरबियत नहीं कर पाते कि उनसे पैदावार लेनी कैसे है। साइम साहब इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, उनसे पूछते हैं कि कोई अच्छी खबर है, आइंदा हफ्ते मौसम की सूरत हाल क्या रहने के इम्कानात हैं? जी सर फरमाइएगा। जी शुक्रिया बेनियामीन। मौसम की सूरत हाल आने वाले वीक के दौरान कुछ इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है, और जो नॉर्थ पंजाब है इसमें कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, और इसके साथ साथ तेज़ आंधी होगी, और जनूबी पंजाब में मौसम गर्म होगा लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। सिंध में कराची में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन अपर सिंध जिसमें सक्कर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न है इसमें तेज़ आंधी के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है, और जो नॉर्थ बलूचिस्तान है इसमें किला सैफुल्ला, कोयटा, ज़ियारत, लोरा लाई वगैरह शामिल है। इसमें कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। केपी में अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है, और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है, और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। सर सूरज का पारा भी दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, क्या इम्कानात हैं? आइंदा हफ्ते कोई नीचे आने का चांस है? जी टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आने वाले वीक के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर में 42, जबकि साउथ पंजाब में दर्जा हरारत अक्सर मकामात पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर सकता है। कराची में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लाड़काना, नवाबशाह, सक्खर इनमें कहीं कहीं टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर सकता है। कोयटा में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी असलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साहब साहब फरमाइएगा, ये जो मौसम है ये अब किस करवट बैठेगा? इसके असरात जो से हैं आपकी बहुत सी फसलों पे, मसलन मकई पे तो अच्छे नहीं रहेंगे, उसकी पॉलिनेशन इस वक्त जिनकी नहीं हुई उनकी पॉलिनेशन कम हो जाएगी, लेकिन बाकी फसलें हैं वो इससे इतनी मुतासर नहीं होंगी। सब्जियात पर असर पड़ेगा। सब्जियात के लिए जो तरीकाकार है कि जो इसके फार्मर्स हैं वो अमाइनो एसिड स्प्रे करवाएं, उससे गर्मी की शिद्दत से बच सकते हैं। सैम साहब अमाइनो एसिड कितने %, कितने पानी में, फी एकड़ कितना, ज़्यादा तफसील बता दें। देखिए अमाइनो एसिड आपको बाजार में मुख्तलिफ ब्रांड से मिलता है, आप कम से कम 500 ml अमाइनो एसिड जो है वो 100 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करवाएं। जी सैम साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।